परसों उसकी फांसी होनी होती है। जेलर साहब उसके पास पहुंचते हैं और बोलते हैं, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? सुबोध थोड़ी देर चुप रहता है और इसके बाद बोलता है, साहब, मैं चाहता हूं कि हमारी अंतिम इच्छा आप पूरी कर दें। सुबोध कहना प्रारंभ करता है, मैं चाहता हूं कि मैं अपना आखिरी रात या फिर मैं अपना एक रात अपनी पत्नी के साथ बिताऊं। उसके साथ मैं एक ही बिस्तर पर सोना चाहता हूं। इस बात को सुनकर आश्चर्य में पड़ जाते हैं, सोच में पड़ जाते हैं जेलर साहब, और वह सोचते हैं कि मैं अपने 20 साल के सर्विस पीरियड में ऐसा पहली बार देख रहा हूं जो कैदी 2 दिन बाद फांसी के फंदे पर झूलने वाला है। वह दुनिया से सदा के लिए अलविदा होकर चला जाएगा और उसके मन में यह ख्याल आता है कि वह पत्नी के साथ एक रात बिताना चाहता है। वह पत्नी के साथ एक रात सोना चाहता है, लेकिन अंतिम इच्छा तो अंतिम इच्छा है। अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए जेलर साहब तैयार हो जाते हैं और वह उसकी पत्नी को यह खबर भेजवा है कि तुम्हारा पति चाहता है कि तुम उसकी अंतिम इच्छा पूरी कर दो। जी हां, जब इस पूरी दुखद कहानी को मैं आपको बताऊंगा तो कहीं कहीं आपकी अंतरात्मा कांप उठेगी, आपकी रूह भी कांप उठेगी। यह कहानी उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की है, जहां पर 2 दोस्त होते हैं। एक का नाम सुबोध होता है और दूसरे का नाम प्रमोद होता है। सुबोध और प्रमोद एक साथ खाते हैं, एक साथ पीते हैं, धीरे धीरे एक साथ बड़े भी होते हैं और एक निश्चित समय के बाद दोनों दोस्त कहीं ना कहीं एक कंपनी में जॉब के उद्देश्य से ज्वाइन कर जाते हैं। इसी बीच उसी कंपनी में एक लड़की होती है जिसका नाम वंदना होता है। वह सुबोध से कहीं ना कहीं प्यार कर बैठती है, सुबोध को अपना दिल दे बैठती है। दोनों का एक साथ मिलना जुलना, घूमना फिरना, साथ साथ होना हो जाता है। सुबोध जब अपना टिफिन लेकर जाता है तो उसके टिफिन से कहीं ना कहीं वंदना भी खा लेती है, और जब वंदना लेकर आती है तो उससे सुबोध भी निकाल के खा लेता है। मतलब यह कहे कि दोनों की दोस्ती इस हद तक आगे बढ़ चुकी थी जो कहीं कहीं अब औरों को भी नजर आने लगा था। सुबोध का जो दोस्त होता है प्रमोद, प्रमोद कहता है, दोस्त, मैं चाहता हूं कि हमारी भी दोस्ती उस लड़की वंदना से हो जाए। तो कहते हैं ना कि कोई भी अपने गर्लफ्रेंड को किसी से शेयर नहीं करना चाहता है। सब कुछ शेयर कर दूंगा, लेकिन गर्लफ्रेंड शेयर नहीं करूंगा, ऐसा लोगों का मानना होता है। क्योंकि गर्लफ्रेंड हमारी है तो हम आपको या फिर हम तुम्हारी उससे बात क्यों करवाएं। कहीं ना कहीं वह साफ साफ मना कर देता है और कहता है, हम तुमसे उसकी दोस्ती नहीं करवा सकते। इस बात से कहीं कहीं प्रमोद नाराज हो जाता है और उसी समय से सुबोध के प्रति उसके मन में जलन की भावना उत्पन्न हो जाती है। एक दिन मौका पाकर प्रमोद उस लड़की के मना करने के बाद भी उसके साथ जबरन करता है। उसके साथ हर वह काम करता है जो आमतौर पर लड़की नहीं चाहती है। उस हद तक वह गुजर जाता है और इसके बाद बड़े ही निर्मम तरीके से उसका गला दबाकर न सिर्फ हत्या करता है, बल्कि हत्या करने के बाद सुबोध के बिस्तर पर जाकर सुला भी देता है। बाद में वह वहां से फरार हो जाता है और इसके बाद खुद इस बात की सूचना पुलिस को फोन करके देता है कि एक लड़की ऐसे ऐसे यहां पर पड़ी हुई है, उसका डेड बॉडी पड़ा हुआ है। पुलिस मौके वारदात पर पहुंचती है। चूंकि उसी समय सुबोध उस रूम पर पहुंचा हुआ होता है, सुबोध की गिरफ्तारी वहां पर हो जाती है। सुबोध ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे। आखिर यह जो कृत्य हुआ है, इस कृत्य को किया किसने? कहा जाता है ना कि जो मौके वारदात पर सबूत मिलता है वह सबूत ही सब कुछ होता है, और कहीं कहीं सबूत के बल पर ही सारा काम होता है। सुबोध की गिरफ्तारी होती है, सुबोध को जेल भेजा जाता है और जेल भेजने के बाद तमाम तरह की चीजें होने लगती हैं। इसी बीच पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ जाती है, लड़की के पोस्टमार्टम की। जब रिपोर्ट आती है, उस रिपोर्ट में साफ साफ इस बात की पुष्टि होती है कि कहीं ना कहीं इस लड़की के साथ पहले दुष्कर्म किया गया और दुष्कर्म करने के बाद बड़े ही निर्मम तरीके से उसके गले दबाकर हत्या की गई है। जैसे ही इस बात की पुष्टि होती है कि लड़की के साथ ऐसा कृत्य किया गया है, सब इस बात को लेकर इस लड़के को फांसी हो, इसका डिमांड करने लगते हैं। जगह जगह कैंडल मार्च प्रारंभ हो जाता है। जितने भी राजनीतिक संगठन हैं, सामाजिक संगठन हैं, सब इस बात के लिए अपनी आवाज उठाते हैं कि जल्द से जल्द इस लड़के को फांसी के फंदे पर पहुंचाया जाए, और होता भी वही है। समय आने पर कहीं कहीं सबूत के बेस पर सुबोध को फांसी की सजा जज साहब सुना देते हैं। आज एक बार फिर से एक निर्दोष को दोषी बनाया जाता है।
वह भी दोष इतना कि कहीं ना कहीं फांसी के फंद वह भी दोष इतना कि कहीं ना कहीं फांसी के फंदे तक ही उसको पहुंचा दिया। बाद में क्या हुआ, तो कहानी बताना प्रारंभ करता है। इसके बाद वंदना हमसे बोलती है कि हम एक दिन तुम्हारे रूम पर जाना चाहते हैं, नाश्ता करना चाहते हैं, खाना खाना चाहते हैं, और हम भी उसको इस बात के लिए मना नहीं कर पाते हैं और उसको बुला लेते हैं। कहीं कहीं प्रमोद भी पहले से उस रूम पर पहुंचा हुआ होता है और हम बाजार सब्जी लेने के लिए गए हुए होते हैं। इस बीच प्रमोद उसके साथ क्या किया नहीं किया, इस मुझे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जब मैं सब्जी लेकर आता हूं तब तक वंदना का मृत शरीर हमारे बेड पर पड़ा हुआ रहता है और वहां से प्रमोद फरार रहता है। मैं कुछ सोच पाता, मैं कुछ समझ पाता। कुछ देर के बाद पुलिस आती है और पुलिस हमें गिरफ्तार कर लेती है, बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने, क्योंकि मौके वारदात पर वंदना का डेड बॉडी मिला था। इस बात को लेकर कहीं कहीं न्यायालय, साक्ष्य, कानून, यह सब हमारे अगेंस्ट होता है और पुलिस हमें वहां से गिरफ्तार कर लेती है। ऐसा कहकर वह फपक फपक के रोने लगता है। उसकी पत्नी भी रोने लगती है। दोनों काफी देर तक रोते हैं और यहां तक कि जो गेट के बाहर जो बॉडीगार्ड खड़े होते हैं, उनकी इस बात को सुनकर वह लोग भी रोने लगते हैं। जेलर साहब जो अपने ऑफिस से यह सारा कुछ सुन रहे होते हैं, वॉइस रिकॉर्डिंग के माध्यम से उनके कानों तक जो आवाज जा रही होती है बातों को सुनने के बाद, कहीं ना कहीं जेलर साहब की भी आंखों में आंसू आ जाता है। पूरा जेल का जो माहौल होता है वह कहीं ना कहीं गम में बदल जाता है। सुबोध आगे अपनी कहानी को बताना प्रारंभ करता है। भारत का कानून अंधा होता है और कहीं ना कहीं यह अंधा कानून ही है। काफी इन्वेस्टिगेशन, इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं हुआ और साक्ष्य और सबूत जो मौके वारदात पर मिली, उस बेस पर हमें फांसी की सजा सुना दी गई। तो कोई बात नहीं, अगर हम चाहेंगे तो हमारा और तुम्हारा मिलन फिर होगा। तुम जाओ, तुम्हारे 2 बेटे हैं, बच्चों को अच्छे से देखना और कहीं ना कहीं इस बात का जिक्र अपने बच्चे से मत करना कि हमारे साथ क्या हुआ था, नहीं तो आने वाले समय में कहीं ना कहीं कानून, शासन और प्रशासन पर से उन 2 मासूम बच्चों का भी भरोसा खत्म हो जाएगा। और यह बोलकर सुबोध फिर से रोने लगता है। उसकी पत्नी जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ती है, पूरा जेल का माहौल गमगीन हो गया था। सब लोग रो रहे होते हैं। बॉडीगार्ड के साथ साथ जेलर, जेल के जितने भी स्टाफ हैं, कर्मी हैं, सब लोग रो रहे होते हैं। इस घटना को देखकर जाते समय पत्नी पति को देखती है और पति अपनी पत्नी को, मतलब सुबोध अपनी पत्नी को देखता है और उसकी पत्नी सुबोध को देखना प्रारंभ करती है। दोनों एक दूसरे को मुड़ मुड़ कर देखते हैं और जब अपनी पति को रोता हुआ देखती है तो फिर से उसकी पत्नी वहां पर पहुंच जाती है और न सिर्फ पहुंचती है बल्कि उसके पैरों पर गिर पड़ती है और कहती है, पतिदेव, आज मेरा और आपका यह आखिरी मिलन है। मैं चाहती हूं कि 1 से 2 मिनट और आपके पास रह जाऊं। जेलर इस बात की अनुमति देते हैं। 1-2 मिनट और बिताती है वह उसके साथ। इसके बाद फिर से वह जाना प्रारंभ करती है और बोलती है, आज आपका और मेरा यह आखिरी मिलन है और मैं अब जा रही हूं। पत्नी अपने घर चली जाती है। लेकिन इस बीच जितने भी लोग होते हैं, इस बात की चर्चा कहीं ना कहीं कान कान प्रारंभ हो जाती है कि आखिर एक निर्दोष को फिर से आज फांसी के फंदे पर भारत का कानून, भारत का संविधान पहुंचाने जा रहा है। इस बात की चर्चा पूरे जेल में फैल जाती है। इस बीच जेलर जब उस पूरे वॉइस रिकॉर्डर को दोबारा सुनते हैं तो उनके मन में अचानक यह ख्याल आता है कि आज फिर एक निर्दोष को फंसाया जा रहा है। कहीं कहीं कानून और संविधान कहीं कहीं फिर आज एक निर्दोष को फंसा देंगे। परसों होकर सुबोध को फांसी हो जाएगा। तो मुझे कुछ करना चाहिए। अगर हम अपने पूरे सर्विस पीरियड के दौरान ऐसा नहीं कर पाए तो फिर मेरे रहने और नहीं रहने का कोई फायदा ही नहीं है। जब हमारे आंखों के सामने एक निर्दोष को फांसी के फंदे पर पहुंचाया जाएगा। अचानक से पूरे महकमे में इस बात की चर्चा हो जाती है। अपने आला अधिकारियों को बात की सूचना देते हैं और एक हाई लेवल का मीटिंग बुलाते हैं। जेलर साहब उस मीटिंग में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ राजनीतिक दल, सामाजिक दल, इसके साथ साथ कई सारे भूतपूर्व जज भी वहां पर पहुंचे हुए होते हैं। इस बात की चर्चा वहां पर प्रारंभ हो जाती है और जो जेलर होते हैं वह उस वॉइस रिकॉर्डर को कहीं कहीं वहां पर चलाते हैं। उस रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद
सब लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि आखिर भारत का कानून यह क्या करने जा रहा था, और इस बात का निर्णय होता है कि आखिर सही में दोष तो उसका दोस्त प्रमोद है, तो फिर सुबोध को फांसी क्यों। इस बात अगले दिन इस बात की सूचना सुबोध के घर जाती है कि तुम्हारे पति को बाइज्जत रिहा किया गया है। इस बात को सुनकर कहीं ना कहीं पत्नी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, और खुश होने के बाद भारत के संविधान पर और भारत पर फिर से दोबारा से वह भरोसा कर बैठती है, क्योंकि सच्चाई कुछ और थी। और सच्चाई यह थी कि प्रमोद ने वंदना का कत्ल किया था, ना कि सुबोध ने। अब क्योंकि परसों फांसी होनी होती है, सुबोध को इधर जैसे ही कोर्ट का आदेश होता है कि प्रमोद को जल्द से जल्द पकड़ा जाए, पुलिस अपना काम प्रारंभ करती है और जाकर प्रमोद को पकड़ लेती है। प्रमोद को न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है और न्यायालय प्रमोद को फांसी की सजा सुना दी जाती है। कहीं ना कहीं कानून और संविधान पर भरोसा नहीं करने वाले लोगों का विश्वास और भरोसा फिर से भारत की न्यायिक प्रक्रिया, संविधान और कानून पर हो जाता है। अगले ही पल प्रमोद को फांसी के फंदे पर पहुंचाया जाता है और प्रमोद को फांसी हो जाती है और बाइज्जत सुबोध को रिहा किया जाता है। यही कहा गया है कि कर भला तो हो भला। अगर आप भला करेंगे तो आपके साथ भला ही होगा, अगर आप बुरा करेंगे तो आपके साथ बुरा ही होगा। बाकी इस पूरी कहानी को लेकर आप लोगों की क्या राय है? आप लोगों का क्या विचार है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और जरूर बताएं कि क्या ऐसा भी होता है। भारत की न्यायिक प्रक्रिया, भारत का संविधान, भारत का कानून क्या एक निर्दोष को भी फांसी के फंदे तक पहुंचाता है? और अगर एक निर्दोष को फांसी के फंदे तक पहुंचाता है तो क्या यह आम आदमी के लिए सही है या नहीं है? इस पूरे प्रकरण को आप कैसे देखते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग जुड़े हुए थे हिंदी स्टोरी बुक के साथ।